Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग कुछ स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कैलाश मानसरोवर से रिलेटेड। आपने सुना होगा कि अब कैलाश मानसरोवर जाने में बहुत कम समय लगेगा। पहले जाने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब वो समय बहुत कम हो गया है। तो आइए देखते हैं ये डिटेल में न्यूज़ क्या है। तो भारत के रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क देश को समर्पित कर दिया है, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है। तो चर्चा में आ जाता है लिपुलेख दर्रा, और इस दर्रे से होकर जाते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा, और इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 80 किलोमीटर। अगर अब इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखें तो इस ग्रीन फील्ड रोड का निर्माण चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देशों के अनुसार किया गया है। ये सड़क भारत चीन बॉर्डर रोड यानी कि ICBR द्वारा वित्त पोषित है। यानी इस सड़क को बनाने में जो पैसा लगा है वो भारत चीन बॉर्डर दोनों का लगा हुआ है। हिंदुओं के लिए कैलाश पर्वत को पारंपरिक रूप से भगवान शिव के रूप में मान्यता प्राप्त है, तथा बौद्ध धर्म में विशेषकर जो तिब्बती हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण स्थल है। यानी कि अगर हम कैलाश पर्वत की बात करें तो जो ये कैलाश पर्वत है ये भगवान शिव के रूप में तो जाना ही जाता है कि भगवान शिव का ये निवास स्थान है। साथ ही साथ जो तिब्बत में रहने वाले लोग हैं जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। अब यहाँ पे चर्चा में आ जाता है लिपुलेख दर्रा। आपने अगर उत्तराखंड का मैप देखा होगा तो उसमें जो पार्ट चाइना से टच करता है, चाइना का वो जो तिब्बत वाला भाग है जो वहाँ से मिलता है, तो वहीं पर एक स्थित है 17,000 फीट की ऊंचाई पर, और उस दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा। ये एक ट्राई जंक्शन के रूप में काम करता है, यानी कि ये 3 देशों को कनेक्ट करता है, भारत, चाइना और नेपाल। तीनों देशों को कनेक्ट ये कर रहा है, यानी कि ये ट्राई जंक्शन हो गया। इसकी जो हाइट है वो है लगभग 17,000 फीट की। इस सड़क मार्ग का निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के करीब में है। ये सड़क काली नदी जो एक भारत नेपाल सीमा का निर्माण करती है उसके साथ संरक्षित है, और ये सड़क धारलूचा को लिपुलेख सीमा के साथ जोड़ती है। यानी यहाँ पर जो पॉइंट हमें डिस्कशन करने हैं वो एक तो हो जाता है कि LAC क्या है, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, दूसरा हो जाता है काली नदी, और तीसरा यहाँ पर आ जाता है लिपुलेख दर्रा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर LAC की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसको हम लोग कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो POK वाला भाग है, और भारत के बीच में बनाई गई है LOC। हालांकि LOC को भारत नहीं मानता है और पाकिस्तान यहाँ से हमेशा सीज फायर करता रहता है। और दूसरी तरफ देखा जाए जो हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना ने कब्जा कर रखा था भारत का, और उस जगह पर चाइना ने अपनी बाउंड्री बना दी है, उससे नाम दिया गया है LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो वहीं पर ये रोड बनाई गई है, और साथ ही साथ भारत और नेपाल के बीच में एक नदी है जिसका नाम है काली नदी। और इस नदी को देखा जाए तो ये नदी भी काफ़ी विवादित है भारत और नेपाल के बीच में, और उस विवाद को नाम दिया जाता है काला पानी नदी विवाद या काला पानी विवाद। और ये जगह जो पिथौरागढ़ है जहाँ से इस काली नदी का उद्गम होता है, पिथौरागढ़ जगह, वो भारत मानता है कि ये जगह उत्तराखंड में आती है, और चाइना मानता है कि ये जगह तिब्बत में है। यही दोनों के बीच में विवाद है। और अगर देखा जाए सबसे लास्ट पॉइंट तो ये है कि ये सड़क धारलूचा, सड़क का नाम है धारलूचा, को लिपुलेख से जोड़ती है, और जो लिपुलेख दर्रा है ये भारत को तिब्बत से कनेक्ट करता है, यानी कि चाइना से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको सारी बातें ध्यान रखनी है कैलाश मानसरोवर से रिलेटेड। देखते हैं दूसरी न्यूज़ कौन सी है। दूसरी न्यूज़ है गिलगिट और बाल्टिस्तान से रिलेटेड। भारतीय मौसम विभाग ने अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में भी मौसम की भविष्यवाणी शुरू कर दी है। आप पिछले कई दिनों से इस न्यूज़ को सुन रहे होंगे कि भारत ने अब गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसकी भी वेदर फॉरकास्टिंग स्टार्ट कर दी है,
और भारत के जो राष्ट्रीय चैनल हैं DD1 वगैरह, इस पर इसका भी मौसम के बारे में बताया जाने लगा है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की जो सरकार है, उनके यहाँ इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया है। तो अगर इस न्यूज़ के बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको देखें तो ये परिवर्तन उत्तर पश्चिम भारत के दैनिक पूर्वानुमान में परिलक्षित है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन हो जाती है उत्तर पश्चिम में। मौसम का पूर्वानुमान जम्मू और कश्मीर के पूरे उपविभाजन के लिए दिया जाएगा, ना कि विशिष्ट क्षेत्रों के लिए। इसके अलावा ये परिवर्तन बदली हुई स्थिति को दर्शाता है और पाकिस्तान सरकार को अंतर्निहित संदेश भी देता है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के निर्णय के बाद आया है। पाकिस्तान के शीर्ष आंदोलन ने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में कार्यवाहक सरकार स्थापित करने और प्रांतीय विधानसभा चुनाव कराने की अनुमति दे दी थी। आपने सुना होगा कि जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, उसने डिसीजन दिया था कि वो इस एरिया में इलेक्शन करा ले, जिसके बाद भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान का उन क्षेत्रों पर अधिकार नहीं है जो उसने बलपूर्वक और अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखा है। हालांकि ऑफिशियली देखा जाए तो इस पूरे क्षेत्र पर भारत का ही अधिकार है, क्योंकि जो अनेक्सेशन हुआ था, महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इसको अवैध रूप में कब्जा कर रखा है और ये पूरा मैटर UN के पास है। तो अब भारत गिलगित बाल्टिस्तान वाली जो जगह है उसके ऊपर भी अपनी मौसम संबंधी जो सूचनाएं हैं वो प्रकाशित करेगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है विष्णु संदेश पर्व। झारखंड के डालमा वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार ऐतिहासिक रूप से विष्णु संदेश पर्व के अवसर पर झारखंड में एक भी शिकार नहीं किया गया। तो ये न्यूज़ है यहाँ पर कि जो विष्णु संदेश पर्व है ये झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है डालमा वन्यजीव अभयारण्य। वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता था और इसमें जो वहाँ के आदिवासी होते थे ये कुछ जंगली जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन इस बार प्रशासन ने इस पर बैन लगाया है कोविड-19 के चलते। और इस वजह से ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रकार का कोई भी जंगली जानवर मारा नहीं गया है। विष्णु संदेश पर्व झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक शिकार उत्सव है। यानी अगर हम राज्यों की बात करें तो ये राज्य हैं झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अगर आप मैप में देखोगे तो तीनों पास पास में हैं और जो वहाँ के आदिवासी हैं वो लोग इसको मनाते हैं। लॉकडाउन के कारण कई आदिवासी शिकारी इस पर्व के अवसर पर जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल तक नहीं पहुँच पाए। डालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड राज्य में डालमा पहाड़ियों की श्रृंखलाओं पर स्थित है। यानी कि जो ये वन्यजीव अभयारण्य है, जो सैंक्चुरी है, ये वहाँ की ही पहाड़ियाँ हैं जिसका नाम है डालमा, झारखंड में वहीं पर ये स्थित है। इस अभयारण्य के प्राकृतिक आवास में भी भारतीय हाथी, भौंकने वाला हिरण, स्लॉथ बियर यानी कि भालू एवं साहिल जैसे जंगली जानवर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और अगर इस अभयारण्य को देखें तो 1975 में इस अभयारण्य का उद्घाटन संजय गांधी जी ने किया था और ये जमशेदपुर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद में जो एक त्रासदी हुई है अभी लेटेस्ट में विशाखापत्तनम में, सबने सुना होगा और इसको देखकर काफ़ी दुख भी हुआ होगा। जो विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में, वहाँ की एक फार्मा कंपनी में गैस का रिसाव हो गया था और जिसमें 8-9 लोगों की मौत हो गई थी और काफ़ी लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया था। तो इसके बाद से गैस चर्चा में आ गई जिसका नाम था स्टाइरिन गैस। तो इस वीडियो में हम आज स्टाइरिन गैस के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं। विशाखापत्तनम के RS वेंकटपुरम गांव में, तो आपको गांव का नाम याद रखना है, गांव का नाम क्या है, RS वेंकटपुरम गांव में LG पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में गैस का रिसाव हुआ। ध्यान रखना है आपको, RS वेंकटपुरम में LG पॉलीमर इंडस्ट्री में गैस का रिसाव हुआ था। गैस के रिसाव की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई थी और 1000 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए थे। इसके तुरंत बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी। स्टाइरिन गैस ये प्लास्टिक का कच्चा माल है, साथ ही पेंट, टायर जैसी चीज़ें बनाने में इस गैस का प्रयोग किया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति सीधे तौर पर इस गैस के संपर्क में आता है तो इंसानों के शरीर में जलन शुरू हो जाती है, आँखों में जलन शुरू हो जाती है,
सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, बेहोशी, उल्टी जैसी परेशानियाँ होने लगती हैं। यानी सीधे हम ये कह सकते हैं कि इससे व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम होता है उस पर यह गैस प्रभाव डालती है। स्टायरिन गैस एक रंगहीन तरल पदार्थ होती है और बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है, यानी कि आग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसके अलावा जो स्टायरिन गैस होती है, इसको जो अन्य नाम है इसके, वो एक तो इसका नाम हो जाता है एंथनिल बेंजीन, फेनिथिलिन और विंजलिन बेंजीन के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये इसके अन्य नाम है जिस नाम से स्टायरिन गैस जानी जाती है। इसके बाद में एक न्यूज़ है अफ्रीकी स्वाइन फीवर की। आपने सुना होगा कि भारत के असम में भी इस प्रकार के रोग से ग्रसित कुछ सूअर मिले हुए हैं। तो उस बीमारी का नाम दिया गया था अफ्रीकी स्वाइन फीवर। तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर ये जंगली या जो घरेलू सूअर होते हैं उनमें पाया जाने वाला ये गंभीर संक्रामक रोग होता है। संक्रामक का मतलब होता है कि ये रोग एक से दूसरे में पहुंचता है। ये रोग डीएनए वायरस, जो वायरस का नाम होता है वो होता है डीएनए वायरस के कारण होता है, जो एस्परविरिडे परिवार का सदस्य है। यानी जो वायरस है उसकी जो फैमिली है वो है एस्परविरिडे। इसके प्रमुख लक्षण हैं तेज बुखार के साथ कभी कभी रक्तस्राव, त्वचा पर अल्सर, वजन व भूख में कमी आदि। अभी तक इसका कोई भी प्रभावी उपचार सामने नहीं आया है और इस रोग में जो मृत्यु दर होती है वो होती है 100%। यानी अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उस व्यक्ति के बचने का कोई भी चांस नहीं होता है। ये बीमारी संक्रमित भोजन, कूड़ा कचरा, मल खाने व संक्रमित सूअर के अन्य सूअरों के संपर्क में आने तथा इस रोग के वाहक जैसे मक्खी है या जो छोटे जीव होते हैं इनके द्वारा होती है। भारत में ASF यानी कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पहला मामला फरवरी 2020 में देखा गया था। यहाँ इस रोग का प्रसार तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में और इसके बाद असम, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ पर पहुँचा। यानी भारत में इसकी जो शुरुआत हुई है वो तिब्बत से आई है, तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में आया और इसके बाद में असम में पहुँचा है। जबकि इस रोग का पहला मामला 1920 में यानी कि 100 साल पहले केन्या में दर्ज किया गया था। और सामान्यतः इसका जो प्रसार होता है ये अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका जैसे जो कैरिबियन कंट्री हैं वहाँ पर होता है। इसके अलावा ये रोग मनुष्यों के लिए खतरनाक नहीं है क्योंकि इसका इन्फेक्शन केवल और केवल जानवरों में होता है। भारत में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान यानी कि NHSAD ने भारत में इस रोग की पुष्टि की थी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगली जो न्यूज़ है वो है किसान सभा ऐप। आपने सुना होगा कि देश के दूर दराज के इलाकों में किसानों को आपूर्ति श्रृंखला तथा माल प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए CSIR ने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर एक ऐप बनाया था और उस ऐप का नाम है किसान सभा ऐप। ये ऐप पोर्टल किसान ट्रांसपोर्टर या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके सबके लिए है और इसमें कृषि से संबंधित प्रत्येक पक्ष की जानकारी होती है। तो किसान सभा ऐप आपको ज़रूर याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और न्यूज़ है सागर मिशन की। तो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया ये मिशन है जिसका नाम है सागर मिशन। तो इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना का जहाज जिसका नाम है केसरी वो आवागमन कर रहा है। केसरी का ये संचालन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के आपसी सहयोग के तहत हो रहा है। हिंद महासागर में भारत के सागर विजन के अनुरूप ही ये मिशन संचालित किया जा रहा है। अगर सागर मिशन को डिटेल में देखें तो 2015 में हिंद महासागर में अपना विजन सागर शुरू किया गया था और भारत ने एक क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के लिए इस विजन के तहत भारत का लक्ष्य अपने पड़ोसी देशों और विशेष रूप से समुद्री पड़ोसियों के साथ सुरक्षात्मक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया था। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सूचना के आदान प्रदान, बुनियादी सुविधाओं के निर्माण, तटीय निगरानी और आपसी क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए इन देशों को अपना सहयोग दे रहा था। इस मिशन के द्वारा भारत के जो पड़ोसी देश हैं, खासकर जो तटीय देश हैं, इनको आसानी से जोड़ा जा सकता है। ईयर 2019 में मालदीव में सबसे बंद तटीय रडार निगरानी प्रणाली यानी कि CSR को पूरा करने के लिए भारत और मालदीव सहमत हुए थे। वर्ष 2018 में भारत और सेशल्स ने एक द्वीप जिसका नाम था एसम्पशन आइलैंड में एक नौसैनिक बेस स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी
और 2019 में भारत और कोरोमोस ने एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने हाई स्पीड इंटरसेप्टर बॉट्स की खरीदारी की थी और कमोरोस को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी प्रदान किया था। ईयर 2007 में भारत ने मेडागास्कर की विदेशी धरती पर अपना पहला लिसनिंग पोस्ट भी बनाया था।